स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल। स्टूडेंट, कॉन्करेंसी के बारे में आपको पहले आइडिया दिया था। कॉन्करेंसी मीन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी डाटाबेस में, मतलब एक ट्रांजैक्शन वर्क कर रहा है, पैरेलल में दूसरा ट्रांजैक्शन भी वर्क करना चाहते हैं। सपोज कीजिए ट्रांजैक्शन वन ने T1 ने सपोज कीजिए रीड ए किया और टू उसके बाद ऑपरेट करने आ रहे, यानी कि टू ने राइट ए किया सपोज कीजिए, फिर ट्रांजेक्शन वन दोबारा रिपीट हो रहा है। यानी कि जब पैरेलल ट्रांजेक्शन ओपनिंग हो रहा है, दैट मींस कॉन्करेंसी कंट्रोल हैपन हो रहा है। दैट इज, इट मे बी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब रीड ए राइट ए और राइट ए रीड ए और राइट ए राइट ए, दोज आर द कॉन्फ्लिक्ट कंडीशंस यू ऑलरेडी डिस्कस देयर। नाउ प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट्स, कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर हम विभिन्न तरीके का लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल देयर। नाउ अगर हम ये डिसाइड कर ले कि जो ट्रांजैक्शन लास्ट में हुआ है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस ट्रांजैक्शन को आपने लास्ट में कराया, अगर वो ट्रांजैक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाए तो आपका लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, मतलब जो सबसे लास्ट में हुआ है, उस ट्रांजैक्शन को आपको पहले एग्जीक्यूट कराना है और उससे आपका क्या है कि सीरियलाइजेबिलिटी क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सपोज कीजिए, इसके लिए मतलब इसके लिए वी आर जस्ट डूइंग टाइम स्टैम्प देयर। टाइम स्टैम्प एक ऐसा वर्ड है जिसपे आपका अलग अलग ट्रांजेक्शन जब भी आता है उनको हम कुछ यूनिक वैल्यू असाइन कर देंगे। सपोज कीजिए 10 बजे एट 10 AM T1 ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हमने उसका वैल्यू असाइन किया, T1 के आगे 100 लिख दिया, यूनिक वैल्यू वट एवर 1000 10 50 वट एवर यू आर गोइंग टू असाइन। बट उसके बाद 10 बज के 10 मिनट पे आपका T2 ट्रांजेक्शन हैपनिंग हुआ, देन यू आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 लाइक 200। मतलब आपको क्या यूनिक वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में देते जाना है जैसे जैसा आपका आगे आगे ट्रांजेक्शन आते जाएंगे। तो एक इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन कब आए। उससे ओल्डर ट्रांजेक्शन पता हो जाएगा, यानी कि 100 ओल्डर है, 200 उससे यंगर है। अब मान लीजिए इसके बाद 10 बजकर 15 मिनट पे आपके पास T3 आया, तो स्टूडेंट्स उसको हमने 300 एक यूनिक वैल्यू से असाइन कर दिया उस ट्रांजेक्शन को। तो सबसे यंगेस्ट कौन सा हो गया, T3 है। मतलब यंगेस्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो लेटेस्ट किया, उसने आप कोई ऑपरेशन किया। सपोज कीजिए T1 में आर ए आया था 100 पे, उसके बाद रीड ए दोबारा आया है T2 में, फिर लास्ट में T3 में रीड ए आया है। तो कौन सी ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा? टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल ये कहता है जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है, जो लेटेस्ट, जो सबसे लास्ट में आया है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उससे पहला, उसके बाद उसके पहला। तो ये सीरियलाइजेबिलिटी होगा, ये सीरियल ऑर्डर में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गिवन रिटन सम नोट्स हियर, you just see that concurrency control can be implemented in different ways. One way to implement it by using locks. Now अब आपको पता है हमने लॉक के थ्रू भी यूज किया था पहले। अब हम जो करने जा रहे हैं दैट इज टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के जरिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। As earlier we have introduced timestamp is a, again I am repeating, that means earlier we have just discussed, now that is timestamp kya hai students, is a unique identifier which is created by DBMS to identify a transaction। जैसे मैंने बताया T1 पे 100 लिख दिया, T2 में आपने 200 दे दिया, T3 में आपने 300 दे दिया, राइट। तो ये यूनिक वैल्यू जो हमने आइडेंटिफायर के रूप में यूटिलाइज किया स्टूडेंट्स। Now they are usually assigned in the order of which they are submitted to the system. Refer to the timestamp in a transaction T। देखिए टाइमस्टैम्प को हम लिखेंगे TS ब्रैकेट में T। स्टूडेंट TS मतलब टाइम स्टैम्प, जो टाइम आप निर्धारित करोगे इसमें। फॉर बेसिक ऑफ द टाइम स्टैम्प यू मे रेफर हियर। तो देखिए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का कुछ पॉइंट्स I have already written here. You just see that point, students. The timestamp ordering protocol is used to order the transaction based on their timestamps। मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी वैल्यूज में यूनिक दिया उन्हीं के ऊपर अपन डिपेंडेबिलिटी होंगे। एंड द ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन
इज नथिंग बट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रांजेक्शन क्रिएशन। देखिए जो मैंने अभी अभी आपको बताया स्टूडेंट्स, वही हमने यहाँ पे बताया। दैट मीन्स जो यंगेस्ट ट्रांजेक्शन है, जिसपे सबसे लास्ट में ऑपरेशन हुआ, जिस स्टूडेंट जो भी बात अपन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डेटा आइटम में कर रहे हैं हम, चाहे ए डेटा आइटम की बात कर रहे हैं, तो ए का जो सबसे लास्ट में वर्क हुआ है, चाहे राइट ए का काम देख रहे हैं चाहे रीड ए का काम देख रहे हैं, तो जो सबसे लास्ट में हुआ उस पर्टिकुलर डेटा आइटम का, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। तो दिस इज द मेन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज द प्रायोरिटी ऑफ द ओल्डर ट्रांजेक्शन इज हायर, दैट्स व्हाट, दैट्स the priority of the older transaction is higher, that's why it executes first. To determine the timestamp the transaction, this protocol uses system time or logical counter. So the log based protocol is used to manage the order between the conflicting pairs. देखिए आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम स्टैम्प को लेके, किस लिए ये टाइम स्टैम्प आया है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट व्यू ये रहेगा कि अपने को कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट पेयर होता है, लाइक राइट ए राइट ए, राइट ए रीड ए, या रीड ए राइट ए। स्टूडेंट इस कॉन्फ्लिक्ट पेयर में अपने को इसके अंदर प्रॉब्लम आएगा, जिसके कारण टाइम स्टैम्प कुछ और आपको बेनिफिट्स देगा, जिससे सीरियलाइजेबिलिटी ट्रांजैक्शंस को इजीली वर्कआउट करने में मदद करेगा। लेट्स assume there are two transactions T1 and T2. Suppose the transaction T1 has entered the system at 007 times and transaction T2 has entered the system at 009 times. सपोज कीजिए, तो लेट यंगेस्ट कौन सा हुआ स्टूडेंट, T2 हुआ, तो T1 हैज ए हायर प्रायोरिटी, सो इट एग्जीक्यूट्स फर्स्ट एंड इट इज एंटर इन द सिस्टम फर्स्ट। तो द टाइम स्टैम्प ऑर्डर प्रोटोकॉल ऑल्सो मेंटेन्स द टाइम स्टैम्प एज लास्ट रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन द डेटा। आपको देखा जाएगा लास्ट में किसने रीड किया है, सबसे लास्ट में। Ordering protocol also maintain the timestamp of last read and write operation on the data. So the main idea for this protocol is to order the transaction based on the timestamp. A schedule in which transaction participate is then serializable. Student, हमें ये देखना है हायर प्रायोरिटी कौन सा है, लोअर प्रायोरिटी कौन सा है, और सीरियलाइजेबिलिटी में कौन सी ट्रांजेक्शन को आप पहले सीरियलाइजेबल करेंगे, कौन सी को उसके बाद सीरियलाइजेबल करेंगे। Stating simply, the schedule is equivalent to the particular again I am repeating students ki the see here the main idea for this protocol is to order the transaction based on the timestamp, and a schedule in which transaction participate is then serializable as, and the only equivalent serial schedule permitted has the transaction in the order of timestamp values. Student, see, to ensure the use two timestamp values relating to each, यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक होता है WTS, एक होता है RTS। ये सारे मैं मान लीजिए एक डेटा आइटम की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर एक डेटा आइटम में एक ही काम होगा, फिर दूसरे का दूसरी तरीके से होंगे। तो देखिए WTS मतलब WTS जो होता है स्टूडेंट, जो कि राइट के लिए होता है, राइट टाइम स्टैम्प। मान लीजिए आप किसी डेटा को राइट कर रहे हैं, तो राइट का इज द राइट टाइम स्टैम्प फॉर द ए is the largest timestamp of any transaction that execute write X successfully, and read is the largest timestamp for any transaction that is executed read। मतलब जो लेटेस्ट में किया जा रहा है उसकी हम एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक्स टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के बारे में हम जान लेते हैं कि किस तरीके से आप ऑर्डरिंग होगा। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टाइम स्टैम्प पार्ट। तो every transaction is issued a timestamp based on when it enters the system। स्टूडेंट, जब भी उस सिस्टम के अंदर वो एंटर हो रहा है कोई भी ट्रांजेक्शन, वो उसके ऊपर बेस होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो टाइम स्टैम्प का वैल्यू आपने असाइन किया। सपोज इफ एन ओल्ड ट्रांजेक्शन TI, सपोज कीजिए उसका T1 है, T2 है, वट एवर, हैज टाइम स्टैम्प TSTI, एंड न्यू ट्रांजेक्शन TI इज असाइन टाइम स्टैम्प TJ, सपोज कीजिए,
दैट इज TS TJ। तो स्टूडेंट्स मतलब मान लीजिए T1 जो है 100 पे है और T2 जो है 200 पे आया है, तो दैट मीन्स TS TI इज लेस देन TS TJ। मतलब 100 है, उसकी 10 बजे आया था और T2 बाद में आया। तो द प्रोटोकॉल मैनेजेस कंकरेंट एग्जीक्यूशन सच दैट द टाइम स्टैम्प डिटरमाइन द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। द टाइम इस तरीके से स्टूडेंट सीरियलाइजेबल बनेगा, राइट। द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इंश्योर्स दैट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड इन टाइम स्टैम्प ऑर्डर। स्टूडेंट अब बात आता है कॉन्फ्लिक्ट में। अगर मान लीजिए T1 जो है 100 पे आया, T2 जो है 200 पे आया, T1 में पहले रीड हुआ, T2 में उसके बाद स्टूडेंट राइट हुआ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि जो पहले आया था उसने पहले T1 रीड ए कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट पेयर है स्टूडेंट, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट T1 पहले आया था, T1 ने पहले रीड ए किया है, T2 बाद में आया था, बाद में उसका ऑपरेशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं केवल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूं। हो सकता है T1 में रीड है और T2 में भी रीड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एग्जीक्यूशन में, ट्रांजेक्शन के अंदर। ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम कब होता है स्टूडेंट? कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब रीड राइट, राइट रीड या राइट राइट। अब ऐसे ही मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, और दूसरी जो है T1 और T2 के अंदर, स्टूडेंट आप ध्यान से सुनिए, T1 और T2 के अंदर पहले राइट आया है और बाद में मान लीजिए T1 में पहले राइट हो गया, राइट है, T2 में फिर बाद में मैंने रीड ए किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हो गया। या फिर T1 के अंदर सपोज कीजिए पहले राइट ए हुआ और T2 में बाद में राइट ए हुआ, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, तब भी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। T1 पहले एग्जीक्यूट होगा, T2 बाद में एग्जीक्यूट होगा। हम यही कह रहे हैं कि जो टाइम स्टैम्प पहले आया है, यंगर बाद में आया, अगर पहले वैल्यू होता है तो पहले उसको एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो सीरियल ऑर्डर क्या बनेगा? T1 देन T2। जैसे मैंने बताया T1 T2 T3 है, मान लीजिए T1 में रीड है देन राइट है, T2 में फिर T3 में रीड है, तो T1 T2 T3 चलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम तब एराइज होगा, मान लीजिए T1 जो है, T1 के अंदर रीड ए बाद में आया, पहले T2 में रीड ए आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, सपोज कीजिए वी हैव रिटन द ट्रांजेक्शन लाइक T2 के अंदर पहले रीड ए हो गया, उसके बाद T1 में राइट ए हो रहा है। प्रॉब्लम यहां पे हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें क्या हुआ, सपोज कीजिए T2 के अंदर रीड ए है, तो T2 सपोज कीजिए रीड के अंदर 10 वैल्यू रीड किया, ओके, कोई बात नहीं, पहले 10 वैल्यू रीड कर लेगा। उसके बाद जब, क्योंकि वो पहले तो 10 वैल्यू रीड करके वो तो एग्जीक्यूट होना चाहेगा, बट नहीं, हमने कहा जो ट्रांजेक्शन पहले आता है वो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो पहले कौन आया स्टूडेंट? पहले जो आया वो T1 आया था। T1 के अंदर रीड के बाद राइट है, मान लीजिए उसने 10 वैल्यू रीड किया था, इसने राइट के अंदर कुछ काम हुआ और इसने 20 वैल्यू सपोज कीजिए राइट करके कमिट हो गया। पहले T1 आया था, तो T1 को पहले हम एग्जीक्यूट करा देंगे, T1 एग्जीक्यूट हो गया, T1 में कितनी वैल्यू है? 20। अब जो है, जो 10 वैल्यू T2 ने पहले रीड किया था वो आगे जाके मान लीजिए फेल हो गया, तो फेल हो गया तो क्या हुआ? फेल हो गया तो उसके रोल बैक हो जाएगा। अगर वो रोल बैक होगा तो उसके 10 वैल्यू जो पहले आया था वो कहां गया स्टूडेंट? नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स जो 10 वैल्यू T2 में पहले हमने लिया था वो कहां है? क्योंकि वो तो रोल बैक हो चुका है। तो जब भी ये कहते हैं कि अगर वो रोल बैक हो चुका है तो T1 के अंदर जो आपने 20 चेंज किया, फिर वो भी कहां एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि उसकी भी वैल्यू नहीं है, तो ये भी, इसको भी रोल बैक कराना पड़ेगा। तो दैट मीन्स T1 को भी रोल बैक कराना पड़ेगा। बाय द सेम वे, जैसे मैंने कहा T2 में बाद पहले रीड हुआ, T1 में बाद में राइट हुआ। बाय द सेम वे मान लीजिए T1 में राइट पहले हुआ, T2 में बाद में रीड हुआ, या राइट ऑपरेशन हुआ सेम पैटर्न में। तो स्टूडेंट इन सभी केसेस में T1 का जो वैल्यू पहले एग्जीक्यूट होना था उनको भी रोल बैक कराना पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर दैट whenever some transaction T tries to issues an R item X or a W item X, read or write, जो भी, the basic TO algorithm compares the timestamp। स्टूडेंट कंपेयर करना पड़ेगा। whenever a transaction T issues a read item
चेक द फॉलोइंग। मान लीजिए रीड किया, तो रीड में क्या क्या चेक करेगा? इफ WTS मतलब राइट टाइम स्टैम्प जो एक्स के लिए इज ग्रेटर देन TS। TS का मतलब टाइम स्टैम्प। मान लीजिए टाइम स्टैम्प 10, राइट टाइम स्टैम्प में मतलब आपका जो वैल्यू है, हो सकते हो वैल्यू 10 है, 20 है, वो अगर इसकी जो टाइम स्टैम्प में आपने 100 दिया तो उससे अगर ज्यादा होता है तो देन अबॉर्ट एंड रिजेक्ट द टी, जो मैंने अभी अभी बता रहा था आपको, द ऑपरेशन। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, मतलब जस्ट ऑपोजिट होता, राइट टाइम, क्योंकि रीड की बात कर रहे हैं तो उसके ऑपोजिट कॉन्फ्लिक्ट राइट का देखेंगे स्टूडेंट। तो राइट उसकी इस और इस कंडीशन के जस्ट अदरवाइज क्या होगा? या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। देन एग्जीक्यूट RITMX ऑपरेशन फॉर टी एंड सेट RTSX टू द लार्जर, जो मैक्सिमम होता है TST और RTSX के बीच में, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, राइट। और सेकेंड ऑपरेशन हम ये तो रीड का देखा था, रीड के राइट दोनों देखेंगे। तो राइट का भी स्टूडेंट हम रीड देखेंगे। राइट का दो होता है, एक रीड होता है, एक राइट होता है। कॉन्फ्लिक्ट में दो होता है, राइट का रीड होता है, राइट की दो अलग अलग होते हैं। रीड की तो राइट ही होता है स्टूडेंट। और राइट का क्या होता है? इफ राइट TX इज ग्रेटर देन TST। ये क्या है स्टूडेंट? जो वैल्यू है रीड ऑपरेशन का, जो वैल्यू है वो अगर टाइम स्टैम्प का, जो आपने मान लीजिए कुछ भी टाइम स्टैम्प दिया था, उसकी वैल्यू से ज्यादा होता है, और इफ राइट TX इज ग्रेटर देन TST, दोनों में अगर रीड या राइट दोनों केस में, देन अबॉर्ट द रोलबैक, जो मैंने बताया आपको अभी अभी कि अगर मान लीजिए T1, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ T1 पे चाहे रीड हो चाहे राइट हो स्टूडेंट, T1 में चाहे रीड हो चाहे राइट हो, बट मान लीजिए T2 ने जो राइट ऑपरेशन किया था वो मान लीजिए पहले ही कर लिया था, और T1 में रीड और राइट उसी डेटा आइटम का बाद में किया है, उसी डेटा आइटम का बाद में किया है, तो उस केस में आपको T1 का जो रीड और राइट ऑपरेशन हुआ है उसको रोल बैक कराना पड़ेगा। That's why we have said then abort and roll back to T and reject the operation, क्योंकि वो जो T1 का सॉरी T2 के अंदर जो आपका राइट ऑपरेशन हुआ था उसमें जो भी वैल्यू था वो आगे जाके फेल हो गया, तो वो रोल बैक हो रहा है। तो रोल बैक हो रहा है तो उसके आधार पे ही तो T1 ने अपना वैल्यू कैच किए थे, तो वो वैल्यू भी एग्जिस्ट में नहीं होगा। दैट्स वाई उसको भी रोल बैक करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस कंडीशन हियर। एंड द सेकेंड पॉइंट, execute write x operation of T and set WTS x to TST। WTX W आइटम का दो ऑपरेशन होता है। तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट पेयर ऑफ दीज आइटम्स। In the further video we have given some example with them, that's why you will also understand very prominently with some example, but I think you have understood about here. Again I have written some lines, see that whenever the basic TO algorithm, timestamp order algorithm, detects two conflicting operations that occur in incorrect order, that means मान लीजिए कुछ ऑर्डर इस तरीके से हुआ है जो कि इनकरेक्ट ऑर्डर में, अगर हम इस चीज को डिस्कस करें, then conflicting operation occur in incorrect order, then it rejects the later of the two operation by aborting the transaction that issued it। जो भी इसको इशू किया था वो आपका क्या हो जाएगा? अबॉर्ट हो जाएगा। जो भी इशू किया गया था वो आपका क्या होगा स्टूडेंट? अबॉर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वन ड्रॉबैक ऑफ द बेसिक टीओ प्रोटोकॉल दैट इट कैस्केडिंग द रोल बैक। हमें कैस्केड लेस इसको नहीं बना सकते, इसमें कैस्केडिंग होता है, तो ये कैस्केडिंग रोल बैक करता है एंड इट स्टिल बी पॉसिबल देयर। सपोज वी हैव ए ट्रांजेक्शन T1, अब आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, प्लीज लिसन दैट वी हैव ए ट्रांजेक्शन T1 and another transaction T2 which has used a value written by T1। सपोज कीजिए if T1 is aborted and resubmitted the system, then T must also be aborted and roll back। अगर T1 अबॉर्ट होता है जो मैंने आपको बताया था, तो T2 को भी क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स? T2 को भी अबॉर्ट होना पड़ेगा। अगर T1 अबॉर्ट हो रहा है
तो T2 को भी क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अबॉर्ट होना पड़ेगा। तो देखिए T must also be abort rollback, है ना। तो so the problem cascading abort still prevails, right? तो स्टूडेंट देखिए मैंने एक डायग्राम बताया, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंश्योर्स द सीरियलाइजेबिलिटी सिंस द प्रीसीडिंग ग्राफ विल बी, तो हमारे क्या होंगे, ट्रांजैक्शन विथ स्मॉलर, जो भी ट्रांजैक्शन कम होगा वो पहले आएगा। जैसे मान लीजिए ओल्डर फेज में टाइम स्टैम्प में 100 था तो वो पहले हुआ है, और जो यंगर है जो लार्जर है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो डायरेक्शन हमेशा ओल्ड जो पहले आया था स्मॉलर जो था that will be the first executed, after that the newer will be executed. So that's why we have written the point here also. See the point, the timestamp protocol ensures the freedom that deadlock as no transaction ever waits, but the schedule may not cascade free and may not even the recurable. So students, I think you have understood about complete idea of the timestamp based concurrency control. Thank you students.